कल की क्लास में बेटा हमने कौन सा पेपर है हमारा, उसका हम नाम लिखते हैं पहले समावेशी विद्यालय का सर्जन। इसका मैंने मूल मीनिंग आपको बता दिया था, ठीक है बेटा। अब इसको समझते हुए ऐसे ही हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो कल हमने विशिष्ट जो बालक होते हैं, विशिष्टता क्या होती है उसके बारे में अध्ययन कर लिया था। कल की क्लास में हमने विशिष्टता क्या होती है उसके बारे में जान लिया था। आज हम जो अध्ययन करेंगे वो हमारा विषय होगा, वो शिक्षण बिंदु होगा, वो होगा हमारा विशिष्ट शिक्षा। क्या होगा? विशिष्ट शिक्षा, ठीक है बेटा। मैंने जब क्लास स्टार्ट की थी, जो सेकंड क्लास थी या थर्ड क्लास थी, उसी में मैंने आपको शिक्षा के क्या बोलते हैं, समावेशी शिक्षा से पहले, यानी कि जो वर्तमान में हमारे साथ कौन सी शिक्षा जुड़ी हुई है, समावेशी शिक्षा जुड़ी हुई है। और ये भी हमारे सिलेबस में, इससे पहले शिक्षा का क्या स्वरूप था, इससे पहले शिक्षा किस रूप में दी जाती थी, उनका भी विश्लेषण यहाँ हमको पढ़ना है, हमारे सिलेबस में लगा हुआ। तो उनको मैंने स्टेप स्टेप आपको लिखवाया था, सामान्य शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा। तो स्टेप बाय स्टेप एक क्रम से हम आगे इनका अध्ययन करते हुए चलेंगे। तो एक टॉपिक मैंने आपको नहीं, मूल रूप से यही है, सामान्य शिक्षा तो हमने जोड़ी थी सबसे पहले, लेकिन सामान्य शिक्षा को हमने जान लिया कि सामान्य शिक्षा, आप सोचोगे मैंने अपने सामान्य शिक्षा के बारे में नहीं लिखवाया, ठीक है ना। तो मैंने कहाँ से स्टार्ट कर दिया, विशिष्टता क्या होती है, मेन यही है। लेकिन सामान्य के बारे में मैंने आपको बार बार बताया है कि सामान्य शिक्षा क्या है। जब सभी बच्चों को सामान्य शिक्षा के अंतर्गत, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो, किसी भी विभिन्नता का बच्चा हो, उसको एक साथ शिक्षा दी जाती है। लेकिन वहाँ पर जो विडंबना क्या थी कि वहाँ पर एक सामान्य तरीके से शिक्षा दी जा रही थी, लेकिन जो अधिक मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो विभिन्नता वाले बच्चे थे, जिनको अधिक शिक्षण की आवश्यकता थी, उनको वहाँ ध्यान नहीं दिया जाना। तो सामान्य जो बालक हैं वो तो सामान्य शिक्षा से पढ़ रहे थे, लेकिन विकास अवरुद्ध किनका हो रहा था, विशिष्ट बालकों का हो रहा था, जो सामान्य बालकों से क्या है, भिन्न थे, ठीक है ना। तो उनके लिए, अब सामान्य के लिए हमने सिर्फ इतना ही जानना था जो हमने जान लिया। अब उसके बाद हमारे विशिष्ट पर जो हमारे लिए एक मेन फोकस बना हुआ है, ठीक है। तो विशिष्टता के बारे में हमने जान लिया, विशिष्टता क्या होती है, सामान्य से भिन्न, जो एक कुछ भिन्नता रखता है, जो बालक सामान्य से भिन्न है वो क्या है, विशिष्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है, विशिष्ट शिक्षा का अध्ययन करना है कि आखिर में विशिष्ट शिक्षा होती क्या है, ठीक है बेटा। तो लिखिए, साधारण शब्दों में एक हमको बेसिक अर्थ समझना है यहाँ पर। तो यहाँ से आप लिखिए, विशिष्ट शिक्षा का अर्थ, एक और हेडिंग आप डाल लीजिए यहाँ पर, विशिष्ट शिक्षा का अर्थ, ठीक है। तो लिखिए, साधारण शब्दों में साधारण शब्दों में विशिष्ट शिक्षा से अभिप्राय, विशिष्ट शिक्षा से अभिप्राय, विशिष्ट शिक्षा से अभिप्राय उस शिक्षा से है उस शिक्षा से है जो विशिष्ट बालकों को, जो विशिष्ट बालकों को दी जाती है, ठीक है बेटा। उसके बाद
वह शिक्षा विशिष्ट बालकों को दी जाती है। इससे आगे लिखिए, वह शिक्षा जो प्रतिभाशाली वह शिक्षा जो प्रतिभाशाली व पिछड़े बालकों को दी जाती है। पिछड़े बालकों को दी जाती है। ठीक है। विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों से सामान्य बालकों से विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों से भिन्न शैक्षिक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। ठीक है बेटा, नोट करिए इसको, और मैं इसको आपको क्लियर करती हूं कि आखिर में विशिष्ट शिक्षा का अर्थ होता क्या है। आपके सामने है, अर्थ लिखा हुआ क्या है, आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको अब समझिए। साधारण शब्दों में विशिष्ट शिक्षा से अभिप्राय उस शिक्षा से है जो विशिष्ट बालकों को दी जाती है। जो बालक सामान्य से भिन्न हैं, उन बालकों को वो दी जाती है। ठीक है बेटा, वह शिक्षा जो प्रतिभाशाली व पिछड़े बालकों को दी जाती है। ठीक है ना। अब सामान्य बालक तो है ही बेटा, एक तरह से हमारा कहना, थोड़ा एक उसको समझो, जो हमारा रेशो चलता है किसी भी चीज का, ठीक है, वो एक ग्राफ के रूप में इस तरह से चलता है। ठीक है, इस तरह से चलता है। अब हमारे पास यानी कि ये क्या है और ये क्या है, सामान्य। सामान्य जो रेशो होता है, सामान्य बालकों का जो रेशो होता है वो अधिक होता है। अब इसमें कुछ प्रतिभाशाली होंगे, ये विशेषता रखते हैं, ये भी विशेषता रखते हैं, इसमें प्रतिभाशाली आ सकते हैं, इसमें दृष्टिबाधित आ सकते हैं, इसमें अपंग आ सकते हैं, इसमें पिछड़े हुए बालक आ सकते हैं, इसमें वंचित बालक आ सकते हैं। ठीक है, शैक्षिक रूप से पिछड़े आ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि सामान्य बालकों की जो संख्या होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, सामान्य बालकों की संख्या अधिक होती है और जो विशिष्ट बालक हैं वो संख्या में कम होते हैं। ठीक है, तो हमको समझना क्या है, जो प्रतिभाशाली हमारे विशिष्ट में कौन आएंगे, ये नहीं जो दृष्टि बाधित है या अपंग है या जो पिछड़ा हुआ जाति से पिछड़ा हुआ है या फिर जो पढ़ने में अक्षम है उसको हम उसमें रखेंगे नहीं। हमारा जो एक अलग भिन्नता रखता है, जो सामान्य से भिन्न है। सामान्य तो सामान्य है, प्रतिभाशाली भी तो भिन्न है कि एक कक्षा में 40 बच्चे बैठे हैं, उनमें से 2 बालक क्या है, प्रतिभाशाली हैं, और क्या है 38 बच्चे क्या हैं, सामान्य हैं। तो कहने का तात्पर्य कि जो 2 बच्चे हैं प्रतिभाशाली, उसको हम कुछ श्रेणी में रखेंगे, विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखेंगे कि इनको अधिक आवश्यकता है। भाई सामान्य बालक को तो एक सामान्य शिक्षा की आवश्यकता है, सामान्य समय में आप उनको शिक्षित कर सकते हो, शिक्षण कार्य करवा सकते हो, लेकिन एक जो प्रतिभाशाली बालक है उसको अधिक मैटर की आवश्यकता होगी, अधिक अच्छे से ढंग से पढ़ाने की आवश्यकता होगी। ठीक है ना, आप एक सामान्य बालक को धीमी गति से पढ़ाओगे, एक नॉर्मल तरीके से पढ़ाओगे, लेकिन वहाँ क्या होगा, जो प्रतिभाशाली बालक होगा वो क्या होगा, बोर होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जो बालक विशिष्टता रखता है उसको विशिष्ट शिक्षा ही प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। आगे हमारे क्या होता है, विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों से भिन्न शैक्षिक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। आगे वही बात कि जो विशिष्ट बालक हैं उनको सामान्य बालकों से भिन्न अलग शैक्षिक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अब आती है बात कि मान लीजिए जो सामान्य बालक हैं आपने कक्षा में पढ़ा दिए, लेकिन जो प्रतिभाशाली बालक है उनको अधिक पढ़ाई की आवश्यकता, उनको मतलब वो और अधिक पढ़ना चाहते हैं, अधिक उनको
कठिनता से आप समझाइए। प्रतिभाशाली जो बालक है, आपने सामान्य बालकों को 1 घंटे में समझाया, प्रतिभाशाली बालक को वो 10 मिनट में बात समझ में आ गई, तो कहीं ना कहीं उनको टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप प्रतिभाशाली बालक को कम समय दो, सामान्य बालक को सामान्य दोगे, और जो और भी पिछड़े बालक हैं, जो दृष्टिबाधित हैं, मान लीजिए एक बच्चा है, उसको सुनाई कम देता है, ठीक है ना। अब आपने किसी चीज को कक्षा में पढ़ाया, आप बार बार बोल रहे हो, उसके बाद जो श्रवण बाधित है वो कहेगा मैम रुको और बोलो, थोड़ा तेज बोलो, अभी मैंने नहीं लिखा, तो अपन को समझ में आएगा ना उस बच्चे में कुछ परेशानी है, कोई दिक्कत है। तो वहीं हमारा दायित्व बन जाता कि उस बच्चे को अगर वो हमसे दूर बैठा है तो उसको हमारे पास बिठाया जाए, जिससे वो आसानी से लिख ले। इसका एक ऑप्शन और होता है, अभी हम जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे तो विशिष्ट बालकों को हम कैसे शिक्षित करेंगे, कैसे सामान्य बच्चों की लाइन में उनके बराबर लेकर, कैसे सामान्य बच्चों के समकक्ष हम विशिष्ट बालकों को लेकर आए, ये हमारा एक कर्तव्य होता है। तो जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, सारी चीजें हमारे सामने आती हुई जाएंगी। अब एक एग्जांपल और मैं आपको देती हूँ। मान लीजिए अभी जो आपकी क्लास है, रिकॉर्डिंग की क्लास है, ठीक है, मेरी आवाज़ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन जिस बच्चे को सुनाई नहीं देता है, आप उसके लिए विषय वस्तु को क्या करो, रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, और फिर उसको रिकॉर्ड करके उस विषय वस्तु को दिया जाता है, जिससे वो बार बार शांति से उसको आवाज़ तेज करके सुनता है, जिससे वो विषय सामग्री उसको आसानी से समझ में आ जाती है। अब कक्षा में हर कोई टीचर तेज नहीं बोल सकता, हर किसी की क्षमता होती है, बोलने का तरीका होता है, कोई धीरे बोलता है, कोई बिल्कुल स्लो बोलता है कि बच्चों तक आवाज़ भी नहीं जाती है, ठीक है ना। तो ये उनका समस्या है, लेकिन कुछ बच्चे जो सामान्य बच्चे हो तो ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनमें खुद में ही समस्या है, वो उस समस्या का सामना नहीं कर पाते हैं। तो उस समस्या को दूर करना एक टीचर का कर्तव्य होता, एक अध्यापक का कर्तव्य होता है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा विषय शिक्षा का अर्थ। आपने नोट कर लिया होगा, इसको क्लियर करते हैं, उसके बाद हम आगे अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार हमारी शिक्षा का जो अंतरराष्ट्रीय कोश है, अंतरराष्ट्रीय कोश ने एक बात कही है, तो उसको हम लिखते हैं शिक्षा के विषय शिक्षा के बारे में उन्होंने कथन कहा है, शिक्षा के अंतरराष्ट्रीय कोश के अनुसार। ठीक है, ये हो गया शिक्षा के अंतरराष्ट्रीय कोश के अनुसार, यानी कि शिक्षा के अंतरराष्ट्रीय कोश ने विशेष शिक्षा के बारे में क्या कथन कहा है। तो उसको लिखिए, वह शिक्षा जो उन बच्चों को दी जाती है, उन बच्चों को दी जाती है, वह शिक्षा जो उन बच्चों को दी जाती है जो विशेष शैक्षिक उपचार की, जो विशेष शैक्षिक उपचार की, जो विशेष शैक्षिक उपचार की इसलिए अपेक्षा करते हैं, उपचार की इसलिए अपेक्षा करते हैं, क्योंकि या तो वे क्या हैं, प्रतिभाशाली हैं, या तो वे प्रतिभाशाली हैं
या शारीरिक या मानसिक दृष्टि से प्रतिभाशाली हैं या शारीरिक व मानसिक दृष्टि से विकलांग हैं। ठीक है बेटा, यानी कि विकलांग हैं या शैक्षिक दृष्टि से सामान्य से भिन्न हैं। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि मैं इसलिए आश्वस्त होती हूँ किसी भी चीज को लेकर, अभी मैंने जो यहाँ पर कथन कहा है, क्योंकि इस कथन से संबंधित बातें इस सबको मैं बहुत पहले इतनी अच्छी तरह से क्लियर कर चुकी हूँ कि आपको ये कथन आसानी से समझ में आ गया होगा। कैसे? देखो क्या समझाया था मैंने पहले, इससे पहले कि वह शिक्षा जो उन बच्चों को दी जाती है जो विशेष शैक्षिक वह शिक्षा, यानी कि कौन सी शिक्षा? विशिष्ट शिक्षा उन बच्चों को दी जाती है जो विशेष शैक्षिक उपचार की इसलिए अपेक्षा करते हैं। इसलिए क्यों अपेक्षा करते हैं? वो विशेष शिक्षा उनको क्यों दी जाए, क्यों अपेक्षा करते हैं? क्योंकि वे या तो क्या हैं? प्रतिभाशाली हैं, या फिर वो शारीरिक व मानसिक दृष्टि से क्या है बेटा? शारीरिक व मानसिक दृष्टि से क्या है? वो भिन्न हैं। सॉरी, शारीरिक व मानसिक दृष्टि क्या है? विकलांग है। शारीरिक व मानसिक दृष्टि से उनमें कोई ना, विकलांग का मतलब क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे कोई ना कोई उनमें अपंगता है, कोई ना कोई उनमें कमी है। या तो शारीरिक दृष्टि से वो अपंग है या फिर मानसिक दृष्टि से वो अपंग, या तो मानसिक बीमारी से ग्रसित है या वो शारीरिक रूप से ग्रस्त है, वो शारीरिक बीमारियों से ग्रस्त हैं, या शैक्षिक दृष्टि से सामान्य से भिन्न हैं, या वो शैक्षिक दृष्टि से, यानी कि सामान्य बच्चे जिस स्तर पर पढ़ पाते हैं वो स्तर पर वो बच्चे नहीं पढ़ पाते। इस कारण वो बच्चे कैसे हैं? शैक्षिक दृष्टि से सामान्य से क्या है बेटा? भिन्न हैं। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी हमारे पास जो शैक्षिक भिन्नता है, शैक्षिक रूप से जो पिछड़े बालक हैं वो कैसे पिछड़ जाते हैं, उनमें क्या ऐसी बीमारियां होती हैं, ऐसे क्या फंक्शंस होते हैं जिनके कारण वो उनसे ग्रसित होते हैं, इस कारण वो सामान्य बच्चों से पिछड़ जाते हैं। मैंने इससे पहले जो मैंने आपको समावेशी विद्यालय समावेशी शिक्षा के अंतर्गत तो विशिष्ट बालकों का वर्णन किया था, उसमें मैंने आप शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों का, जो शैक्षिक रूप से जो बालक है वो कैसे पिछड़ जाते हैं, तो उनमें कई तरह की अधिगम्य क्षमता पाई जाती है, जैसे डिसकैलकुलिया, ठीक है, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, ठीक है ना। अब इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी, स्पष्ट से लिखवाऊंगी, एक पूरा बोलूंगी, तो इन सारी बीमारियों के बारे में भाई बच्चा कैसे पिछड़ जाता है, क्या कारण होता है उसके अंदर। तो कहने का जब पिछड़े बालक किनको, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक उन्हीं को कहेंगे, या तो वो उनको क्या है शिक्षा का मौका ही नहीं दिया जाए, और मौका देने के बाद भी वो शिक्षा को नहीं ग्रहण कर पाते, तो उनमें इस तरह की समस्याएं पाई जाती हैं। डिसकैलकुलिया यानी कि गणना संबंधी, ऐसे बालक आसानी से गणना नहीं कर पाते, यानी कि मैथ में क्या होते हैं, वो वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, उनको आप किसी भी तरीके से मैथ सिखाइए उनको समझ में नहीं आएगी। तो इस तरह की अक्षमता उनमें पाई जाती है। तो अलग अलग कैटेगरी है, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है बेटा। इसको आप नोट करिए, उसके बाद हम आगे एक डेफिनेशन है उसको लिखवाएंगे, विशेष शिक्षा से संबंधित।
एक हमारे शिक्षा शास्त्री हैं, उनका नाम है जेडी हंट। ठीक है बेटा, जेडी हंट ने विशिष्ट शिक्षा के बारे में क्या कहा है, किस तरह से उन्होंने विशिष्ट शिक्षा को परिभाषित किया है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो लिखिए, विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है, विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक संवेगात्मक, जो शारीरिक संवेगात्मक सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बालकों की शिक्षा से विशेषताओं में सामान्य बालकों की शिक्षा से भिन्न है। ठीक है, क्या कहा है जेडी हंट ने, विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक संवेगात्मक सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बालकों की शिक्षा से क्या है बेटा, भिन्न है, यानी कि अलग है। ठीक है, उसी को ही हम विशिष्ट शिक्षा कहते हैं। ठीक है ना, आगे हम जो हमारे ये हो गया हमारा, अब इसको आप डेफिनेशन कह लो, अर्थ कह लो, ये इतना पर्याप्त है विशिष्ट शिक्षा के बारे में जानना। हमने अभी राष्ट्रीय शिक्षा कोष के अनुसार भी कथन का एक तरह से वो भी एक डेफिनेशन है, जो हमने सामान्य तौर पर इसका अर्थ लिखा है वो भी एक तरह से इसका डेफिनेशन है, या उसको अर्थ कह लो। तो कुल मिला के विशिष्ट शिक्षा के बारे में हम जान गए, इतना हमारे लिए पर्याप्त है। ठीक है बेटा, अब यहाँ से आगे हम जो विशिष्ट शिक्षा है उसकी जो विशेषताएं हैं, उसकी जो प्रकृति है, उसके बारे में हम जानेंगे कि आखिर में विशिष्ट शिक्षा की क्या विशेषताएं होती हैं, कैसी प्रकृति उसकी होती है। स्टेप बाय स्टेप हम लिखेंगे और समझते हुए चलेंगे। विशिष्ट शिक्षा की विशेषता कह लो, विशेषताएं व प्रकृति। ठीक है बेटा, तो लिखो 1 बाय 1 हम लिखते हैं इनको। विशिष्ट शिक्षा विशेष बच्चों की अब यहाँ पर एक शब्द आया है कि विशिष्ट शिक्षा विशेष बच्चों की, विशेष को हम क्या करेंगे, विशिष्ट ही कहेंगे, या तो विशेष कह लो यहाँ पे, चाहे विशिष्ट बच्चों की या विशेष बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में, विशेष बच्चों की आवश्यकताओं को
पूरा करने में सहायता करती है। एक लाइन और लिख, इसमें सहायता करती है, चाहे वह बालक प्रतिभाशाली हो, चाहे पिछड़ा बालक हो, चाहे पिछड़ा बालक हो। ठीक है बेटा, ये होगा इसकी पहली विशेषता। सेकंड लिखिए, विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बच्चों के साथ विशिष्ट बच्चों का, ऐसे लिखो, विशिष्ट बच्चों का समाज के साथ समायोजन करना सिखाती है। समायोजन करना सिखाती है। ये हमने आज जो हमारी विशिष्ट शिक्षा है उसके दो बिंदुओं को जाना है, दो बिंदुओं के बारे में पढ़ा है। तो विशिष्ट शिक्षा विशेष बच्चों की आवश्यकताओं को क्या करती है, पूरा करती है, चाहे वह बालक प्रतिभाशाली हो, चाहे वह बालक पिछड़ा हो, किसी भी कैटेगरी का बालक हो, सब में वो सहायता करती है। विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बच्चों का समाज के साथ समायोजन करना सिखाती है। आपको पता है बेटा, जो विशिष्ट बालक होते हैं उनकी कई कैटेगरियां होती हैं, कई बच्चे समाज के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं, तो विशिष्ट शिक्षा में उनको इसी प्रकार से शिक्षित किया जाता है, इसी प्रकार से उनको शिक्षण कार्य करवाया जाता है जिससे वो समाज के साथ अपना समायोजन स्थापित कर पाए। तो आज की क्लास में यहीं तक, कल की क्लास में इन विशेषताओं को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, तो आप अपने नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए जिससे आगे आपको कोई समस्या नहीं आए।